और मैंने आपको बताया कि इसका जो डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच का जो दूरी था वो 34। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का स्टार्ट कर दिया था, उसको पढ़ने हमने शुरू कर दिया था, जिसके लास्ट में मैंने आपको बताया कि जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था तो वहीं पे हमें कुछ अवशेष मिले, कुछ फॉसिल्स मिले। उस फॉसिल्स को छानबीन किया, रिसर्च किया एक व्यक्ति ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसने इस अवशेष को दिखाया डलहौजी को, जो उस समय का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो डलहौजी ने इस बात को ध्यान दिया नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। डलहौजी के बाद अगला गवर्नर जनरल बनकर आता है कैनिंग। इस फॉसिल्स को कैनिंग को भी दिखाया गया तो कैनिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान दिया नहीं। तब बहुत लंबे समय के बाद एक अगला वाइसरॉय बनकर आता है जिसे हम लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं। और ये कर्जन, ध्यान रखेंगे, इस फॉसिल्स को सीरियस ले लेता है, इस फॉसिल्स पे ध्यान केंद्रित कर लेता है, ठीक है। और जब वो केंद्रित कर लेता है तब वो क्या एक्शन लेता है, क्या करता है, उसी के बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह 3 सवाल आपको मिलेंगे जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखा है, अच्छे से देखा है, नोट्स बना कर देखा है, तो वो इस 3 सवाल को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले 3 सवाल हाजिर होंगे, उसको पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग। हाँ जी, तो ये है आपके 3 सवाल। जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर को अटेंड किया वो बच्चे इजीली इस तीनों सवाल का आंसर कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जाकर देख लीजिए, इसमें क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है, विच पर्सन डिस्कवर द फॉसिल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्टली। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अवशेष मिला वो सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था। ध्यान से सुनेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अवशेष है वो सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, ईयर भी बताया है कि किस साल मिला था। आपके सामने ऑप्शन है कनिंघम, डलहौजी, कर्जन, मैसन। अगर आपने लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो फॉसिल्स है वो चार्ल्स मैसन को मिला था 1826 में, लेकिन इसके बाद पे कोई भी ध्यान नहीं दिया था, इसके बाद के सीरियस नहीं लिया गया था। तो पहला व्यक्ति जिसको अवशेष हाथ लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है चार्ल्स मैसन। और मैंने आपको बताया कि इसे 1826 ईस्वी में सबसे पहले फॉसिल्स हाथ लगा था। दूसरा सवाल है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड बाय डलहौजी रन्स फ्रॉम। ये तो बहुत साधारण सा सवाल है लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए भारत में जो पहला यात्री रेलगाड़ी चला या जो पैसेंजर ट्रेन चला वो कहाँ से कहाँ तक चला। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आता है तो ये भारत में रेलवे का शुरुआत करता है, रेलगाड़ी का शुरुआत करता है। और भारत में जो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन चला वो 16 अप्रैल 1853 को चला था और वो बॉम्बे से ठाणे के बीच चला था। बॉम्बे से ठाणे के बीच चला था और मैंने आपको बताया कि इसका जो डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच का जो दूरी था वो 34 किलोमीटर था या 34 किमी था। तो पहला रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच चला जो 34 किलोमीटर का दूरी था। तीसरा और आखिरी सवाल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट साइट। बहुत, ये इस क्लास का सबसे ज़बरदस्त सवाल है बिकॉज
इस बच्चे में इस सवाल में अधिकतर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता था उसका सबसे पहला स्थल कौन सा था। आज के क्लास में तो हम जानेंगे कि उसका पहला स्थल को खोजा किसने था, पर फिलहाल आपका ये सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहला साइट या सबसे पहला स्थल कौन सा था। थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन बच्चों ने अच्छे से लेक्चर को वॉच किया हो। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी बॉम्बे और आखिरी नन। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो जो सबसे पहला जो साइट है वो हड़प्पा माना जाता है, जिसको 1921 में खोजा गया था। और खोज लेने के बाद ही हमने ये कहा कि भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है या जो सबसे पुराना सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हड़प्पा होगा, क्योंकि हड़प्पा ही वो सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था। आपको पता होना चाहिए 1921 में खोजा गया था एक व्यक्ति के द्वारा। ये भी बता देता हूँ जिसका नाम है दयाराम साहनी। हालांकि ये बात मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया है, ये आज के क्लास में बताऊंगा, पर फिर भी दोबारा से आप सुनेंगे तो हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए तो बेटर रहेगा। तो ये है आपके 3 सवाल। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे जब कर्जन को फॉसिल्स के बारे में बताया गया तो उसने क्या एक्शन लिया। फिलहाल जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एज वी नो वी आर रीडिंग एंशिएंट इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में ही हम पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आगे ऐतिहासिक काल। और इसमें मैंने आपको बताया कि जब लाहौर और कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ अवशेष मिले और उस अवशेष को पूरे अच्छे तरीके से बहुत जी जान लगाकर रिसर्च किया एक व्यक्ति ने, जिसे हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे क्योंकि इस अवशेष पे रिसर्च किया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष पर बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया था, रिसर्च किया था, छानबीन किया था। तो सबसे पहला ही पॉइंट है आपका फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातात्विक के जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ध्यान रखेंगे, इसे जब अवशेष मिला तो इसने दिखाया गवर्नर जनरल डलहौजी को। डलहौजी, आपको पता है कि ये मात्र
भारत में विस्तारवादी के नीति के तहत आया था। इसका केवल ध्यान, डलहौजी का जो ध्यान था केवल और केवल ब्रिटिश एम्पायर को मैक्सिमाइज करने पे था, ठीक है। इसलिए इसने कनिंघम द्वारा जो फॉजिल्स दिखाए गए उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर सीरियस नहीं लिया, तो इसने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, ठीक है। डलहौजी के बाद जब अगला गवर्नर जनरल बनकर आता है कैनिंग, तो कैनिंग को भी ये फॉजिल्स दिखाता है, तो कैनिंग भी इसे रिजेक्ट कर देता है, इस बात को सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। अब बहुत लंबे समय बीत जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो एक वायसरॉय बनकर आता है लॉर्ड कर्जन। आपने नाम सुना होगा। अगर हम बात करें भारत का सबसे अप्रिय और सबसे बदनाम वायसरॉय का, तो वो कर्जन को ही माना जाता है। लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, जो 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसरॉय रहा था, ठीक है। यहीं से कहानी आपका शुरू होता है। जब इस अवशेष को, फॉजिल्स को कर्जन को दिखाया जाता है, तो कर्जन इस बात पे ध्यान केंद्रित कर लेता है। कहने का मतलब वो इस बात को सीरियस ले लेता है, उस फॉजिल्स पे जांच पड़ताल ये करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तब हालांकि ये खुद नहीं करता है, पर कहने का मतलब ये ध्यान दे देता है। इसके बाद कर्जन क्या करता है, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना करता है, एक पुरातात्विक संस्था का स्थापना करता है, जिसे हम ASI के नाम से जानते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब इसका अध्यक्ष, ASI का जो चेयरमैन बनाता है या जो अध्यक्ष बनाता है, वो जॉन मार्शल को बनाता है, ठीक है। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। जॉन मार्शल बन जाता है ASI का चेयरमैन। अब कर्जन जॉन मार्शल को ये ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप जाइए, पता कीजिए कि आखिर वो अवशेष क्या कहना चाहता है, उस अवशेष का माजरा क्या है, उस अवशेष का इतिहास क्या है, जो हमें लाहौर और कराची में जब काम चल रहा था तो वहाँ मिला, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जॉन मार्शल कर्जन की बात मानता है और फिर ये खुद 2 टीम बनाता है। ध्यान देंगे, पहले मैं अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जॉन मार्शल अब 2 टीम बनाता है, ठीक है। एक टीम बनाता है दयाराम साहनी का और दूसरा टीम बनाता है राखल दास बनर्जी का, ठीक है। पहले यहाँ तक का देखिए क्या हो रहा है मामला यहाँ पे। अगर हम कर्जन की बात करें, जो वायसरॉय रहा 1899 से लेकर 1905 तक, ये नेक्स्ट पॉइंट है। कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। इसे ही कहा जाता है सबसे अप्रिय, सबसे बदनाम वायसरॉय कहा जाता है। देखिए, इसने भले जांच पड़ताल शुरू किया, इसने ध्यान दिया फॉजिल्स पे, उस वजह से इसको बदनाम नहीं कहा जाता है। बदनाम कहे जाने का इसका कुछ और रीज़न है। लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम वायसरॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 1905 में एक घिनौना काम किया था, जिसके वजह से कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर घिनौना काम था क्या। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, या फिर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात पहले से मालूम होगा कि आखिर ये बदनाम कहलाता क्यों है। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन कर देता है, बंगाल का विभाजन कर देता है। कहने का मतलब 2 टुकड़े कर देते हैं। अब मैं कहानी बताऊंगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये तो भूल जाओगे कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी पढ़ रहे हैं। पर बस सिंपल सा यही शॉर्ट रीजन यही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वॉज कैरिड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। 1905 में इसके द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, इसलिए इसे सबसे अप्रिय या सबसे बदनाम वायसरॉय कहा जाता है। अब आते हैं प्राचीन भारत में, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर इधर उधर जाएंगे तो।
तो ये आता है, तो ये एक आर्कियोलॉजिकल, ध्यान देंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना करता है, जिसे क्या कहा जाता है, ASI कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका चेयरमैन, ध्यान देंगे, चेयरमैन बनाता है जॉन मार्शल को। किससे बनाता है? जॉन मार्शल को, ठीक है। जॉन मार्शल को कर्जन ऑर्डर देता है कि जाइए पता कीजिए कि आखिर जो हमें अवशेष मिले हैं उसका क्या माजरा है, क्या कहानी है, उसके बारे में क्या कीजिए, पता कीजिए। अब ये क्या करता है भाई, अब ये खुद 2 टीम बनाता है, एक टीम दयाराम साहनी का और दूसरा टीम राखल दास बनर्जी का। ये मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी का। राखल दास, ये R से राखल, D से दास, और ये रहा आपका बनर्जी। तो जॉन मार्शल द्वारा 2 टीम बनाया जाता है, पहला टीम है दयाराम साहनी और दूसरा है राखल दास बनर्जी। नोट करेंगे। तो दोस्तों, अब ये दोनों टीम राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा, अब ये दोनों टीम क्या करती है, फॉसिल्स को बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है, छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन करते 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 समय बीतते जाता है, 4 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। तो फाइनली 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी का जो सबसे पहला स्थल रहता है उसको खोज लिया जाता है, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट कौन सा था, तो वो था हड़प्पा, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, ठीक है। ठीक उसके अगले ही साल 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा भी एक और स्थल का खोज कर लिया जाता है, जिसे हम मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं। आपने एक ऋतिक रोशन का मूवी देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो एक मूवी है मोहनजोदारो, आप देखेंगे तो वो जो मूवी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही साइट माना जाता है मोहनजोदारो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दयाराम साहनी, काम करते हैं इसको यहाँ नहीं रखते हैं दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा मैंने आपको बताया कि 1921 में हड़प्पा स्थल का खोज कर लिया गया, और ये सबसे पहला साइट माना जाता है, या जो सबसे पहला स्थल माना जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, जिसके द्वारा भी अगले ही साल 1922 में मोहनजोदारो का खोज कर लिया जाता है, ठीक है। 1921 में हड़प्पा, जो सबसे पहला साइट माना जाता है, 1922 में मोहनजोदारो, जिसे आप हिंदी में मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं।
अगर हम इसके आगे की बात करें, जब इन दो साइट का खोज हो गया, हड़प्पा का खोज हो गया, मोहनजोदाड़ो का खोज हो गया, तब इतिहासकारों ने या उस समय के लोगों ने हड़प्पा का फॉसिल्स लिया और मोहनजोदाड़ो का फॉसिल्स लिया और उसको कंपेयर किया, तुलना किया तो पता चला, क्या पता चला पता है आपको? इस वाले फॉसिल्स के जो भी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी था और इस वाले फॉसिल्स के जो भी प्रॉपर्टी था, दोनों समानता था। दोनों में समानता था मतलब दोनों में बहुत सारी चीज़ें मैच करता था, मिलता जुलता था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में संस्कृति मैच कर जाए, कल्चर मैच कर जाए, तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं या सभ्यता कहते हैं। इसलिए हमने इसे क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि इंडस वैली ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, पहले तो इनका फॉसिल्स का कल्चर मैच कर गया, प्रॉपर्टी मैच कर गया, तो हमने सिविलाइजेशन कहा, ठीक है। लेकिन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा? रीज़न ये है कि ये जो साइट है हड़प्पा और ये जो हमारा साइट है मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों जो साइट है वो हमें इंडस वैली में मिला या सिंधु घाटी के पास में मिला। इसलिए हमने इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये और ये फाउंड इन इंडस वैली, मिला कहाँ पे? सिंधु घाटी में मिला। इसलिए हमने इसे क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। ध्यान रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेरे भाई, क्योंकि इंडस वैली में मिला इसलिए हमने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। अब इसके आगे हमें ये जानना है कि आखिर ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो शुरू कब हुआ, टाइम क्या था। देखिए, टाइम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका C14 डेटिंग मेथड और दूसरा तरीका रेडियो कार्बन C14 मेथड, ठीक है। टाइम निकालने का ये तरीका है, ध्यान देंगे इसको। चलिए, टाइम निकालने के दो तरीके थे, यहाँ पे बताए या वहाँ पे बताए? चलिए यहीं पे बताते हैं। टाइम निकालने के दो तरीके थे। पहला C14 डेटिंग मेथड, और दूसरा, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ अलग है, ठीक है। टाइम निकालने के दो तरीके थे, पहला C14 डेटिंग मेथड और दूसरा रेडियो कार्बन C14 मेथड। दूसरा ठीक है, आया समझ? अभी आपको बताया जाएगा कि C14 डेटिंग मेथड का टाइमलाइन क्या था और रेडियो कार्बन C14 मेथड का क्या टाइमलाइन था। अगर हम C14 डेटिंग मेथड की बात करें तो इसका टाइमलाइन बताया जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। कहने का मतलब कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 2500 BC में शुरू हुआ और 1750 तक चला। लेकिन अगर हम रेडियो कार्बन C14 मेथड की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन बताया जाता है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। अब हमारे सामने दो टाइमलाइन था, एक कह रहा है कि 2500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, तो दूसरा कह रहा है 2350 में शुरू हुआ। याद रखेंगे,
जो आपका ये वाला जो मेथड है C14 डेटिंग मेथड, ध्यान देंगे, C14 डेटिंग मेथड, इसको सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है, सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। और वैलिड माने जाने के कारण ही हमने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में हुआ और वो 1750 तक चला। ठीक है, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि ओल्डेस्ट कौन सा है, प्राचीनतम कौन है, वैदिक सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो 2500 BC में है और वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत मैंने बताया है आर्यंस द्वारा 1500 BC में किया गया। तो ऑब्वियस की बात है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1000 साल पहले ही शुरू हो गया, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन के 1000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। तब जाहिर से बता सकते हैं कि भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो मेरे भाई, आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट फ्री में मिलता रहे। तो ये था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन अगर हम साइट की बात करें, सिंधु घाटी के साइट के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो ख़त्म हो गया, नहीं, साइट तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगले क्लास में हम इसके सारे साइट के बारे में बात करेंगे, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ये आज कहाँ है, ईयर कब खोजे गए थे, कौन से साल में खोजे गए थे, किस नदी के किनारे, याद रखेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे मिला, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला। ये सारा लेक्चर, सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्माइल एवरी डे।